नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो पिछले दिनों में आपने एक कम्युनिटी के बारे में सुना होगा, दैट इज पसमंदा मुस्लिम। ये बहुत ज्यादा न्यूज में बिकॉज ऑफ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे इनको अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा न्यूज में आई है। अब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी भी इसी तरीके की अगर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर न्यूज में आती है तो हमसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जा सकती है। और माइनॉरिटी राइट्स की अगर हम बात करें तो जो इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है उसमें आपसे ये मेंस पे भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो बोथ प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हमारा जो ये लेक्चर रहेगा इसमें हम समझेंगे पसमंदा मुस्लिम्स के बारे में कि ये कौन है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में, इनकी डिमांड्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, कहाँ पे हम इनको सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे अभी लैग कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो इनिशियली सबसे पहले हम बात करेंगे कि हु आर पसवंदा मुस्लिम्स, बेसिकली ये लोग हैं कौन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पसबंदा जो यहाँ पे वर्ड है उसका मतलब समझना पड़ेगा। तो पसबंदा जो टर्म है ये आपका एक पर्शियन टर्म है। ठीक है, ये आपका पर्शियन टर्म है। पर्शिया में पसबंदा वर्ड यूज होता है। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? तो दोज हु हैव फॉलन बिहाइंड, जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए हम पसबंदा वर्ड यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो उनके कंपैरेटिवली जो दूसरे लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अपर कास्ट का सिस्टम है, बेसिकली ये कास्ट सिस्टम के बेसिस पे चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ अपर कास्ट कम्युनिटीज हैं और कुछ यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं, है ना। तो जो बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर या मुस्लिम रिलीजन के अंदर, उनके लिए कंबाइनली ये पसमंदा वर्ड यूज किया जाता है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं या जो मुस्लिम रिलीजन है उसके अंदर जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, अब उसमें जो बैकवर्ड्स ओबीसीज आपके हो जाएंगे और जो दलित है, या पर्टिकुलर हम इसको कास्ट सिस्टम से मिला के देखें तो जो आपके शूद्र होते थे उस टाइम पे या जो अति शूद्र होते थे, उन दोनों को हम यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास बोल सकते हैं। और ये शूद्र और अति शूद्र कौन से रिलीजन के होंगे? तो ये होंगे आपके मुस्लिम्स के। तो जब मुस्लिम्स के शूद्र और अति शूद्र इन दोनों वर्णों को हम मिला देते हैं तो उसको कंबाइनली उसके लिए हम एक टर्म रेफर करते हैं, दैट इज पसमंदा, है ना। तो पसमंदा जो मुस्लिम्स है वो रेफर करता है आपका डिप्रेस्ड क्लासेस अमंग मुस्लिम्स, जिसमें आपके बैकवर्ड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें आपके दलित भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है ना, कि जो ओवरऑल जितने भी दलित हैं, बैकवर्ड है या जो ट्राइबल मुस्लिम्स हैं, उन सबको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि इन सब के साथ, वेदर दे आर ट्राइबल और वेदर दे आर बैकवर्ड और वेदर दे वर यहाँ पे दलित, इन सब के साथ किसी ना किसी बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और डिस्क्रिमिनेशन का कॉज क्या रहा है? तो वो है इनकी कास्ट। तो इनके साथ कास्ट बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड रह गए। तो इन सारे लोगों को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म बनाया गया, दैट इज पसमंदा। तो ये टर्म आया कब, इसका ओरिजिन कहाँ से आता है? तो इस टर्म का पहली बार हमें यूज देखने को मिलता है अली अनवर अंसारी। ठीक है, ये पर्सन इसका फर्स्ट टाइम यूज करते हैं। तो हु वाज अली अनवर अंसारी? तो ये एक एक्टिविस्ट है, मुस्लिम एक्टिविस्ट है। इवन ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना। तो ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दैट इज ऑल इंडिया पसमिंदा मुस्लिम महज। तो ऑल इंडिया पसमिंदा मुस्लिम महज जब इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसी टाइम पे पहली बार ये पसमिंदा मुस्लिम्स का रेफरेंस इन्होंने लिया। तो पहली बार ये टर्म कब यूज हुआ? तो 1998 में बाय अनवर अली इन्होंने इस टर्म को यूज किया। उस टाइम पे इन्होंने ऑल इंडिया पसमिंदा मुस्लिम महज बनाई थी। तब इन्होंने जितने भी डिप्रेस्ड क्लास थे, जिसमें बैकवर्ड, दलित, ट्राइबल, सारे मुस्लिम्स इंक्लूड थे, उन सबको एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इस टर्म का यूज किया था। अब यहाँ पे पसमंदा मुस्लिम के अंदर वो सारे लोग आते हैं अमंग मुस्लिम्स जो सोशली, एजुकेशनली
या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल इन्होंने बोला कि आप कंट्री वाइज रिप्रेजेंटेशन देखो, तो मेजोरिटी ऑफ जो मुस्लिम्स हैं वो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो पसमंदा की अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि मेजोरिटी ऑफ जो मुस्लिम है वो पसमंदा मुस्लिम है, क्योंकि मेजोरिटी मुस्लिम यहाँ पे सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल लेवल पर बैकवर्ड भी हैं, और जितने बैकवर्ड हैं उन सबको आपने पसमंदा में इंक्लूड कर रखा है। तो इसीलिए वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पसमंदा मुस्लिम्स हो जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम सेक्शन कौन है यहाँ पे, पसमंदा मुस्लिम है। पसमंदा की अगर हम बात करें तो ये टर्म वाइडली यूज कहाँ पे होता है, तो मेजरली जो आपको पसमंदा की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी वो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उससे सराउंडिंग में ही जो से लगे हुए एरिया है वहां पर आपको ये पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन आप इंडिया के जो अदर पार्ट्स है उसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको मुस्लिम कम्युनिटी में पसमंदा कम्युनिटी देखने को मिलेगी, लेकिन मेजरली ये आपका यूपी और बिहार वाले पार्ट में मिलेगा। यूपी और बिहार में अगर हम बात करें, ओवरऑल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका 75% तक यहाँ पे पसमंदा है ना। तो जितनी इनकी ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें से 75% तक यहाँ पे पसमंदा, यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। अब ये सारे कैसे हैं, तो यहाँ पे हिस्टोरिकली भी देखें और सोशली भी देखें कि सोसाइटी ने भी इनके साथ किसी ना किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया है, और सालों से ये डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता आ रहा है। क्यों होता आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो कास्ट बेसिस पे ये हो रहा है कि पर्टिकुलर ये किसी एक कास्ट में बिलोंग करते थे, उस कास्ट को आपने लोअर कास्ट डिस्क्राइब कर दिया, है ना, या फिर आपने बैकवर्ड बोल दिया, या फिर आपने उनको अनटचेबल्स बोल दिया, और उनके बेसिस पे आप सालों से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते आ रहे हो, जिसकी वजह से जो उनको राइट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। और आज प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम बात करें तो वो और लोगों के कंपैरेटिवली सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली तीनों तरीके से बैकवर्ड पोजीशन में रह गए हैं। तो इन सारे लोगों को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे पसमंदा टर्म यूज होता है। इसमें आपके बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम सारी कम्युनिटीज इंक्लूड हो जाती हैं, जो भी मुस्लिम के अंदर जितने भी बैकवर्ड, दलित और ट्राइबल्स हैं। यहाँ पे केवल मुस्लिम की बात हो रही है, जो हिंदू दलित है, हिंदू बैकवर्ड है, उन सबको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। केवल यहाँ पे जो मुस्लिम के अंदर बैकवर्ड, दलित और ट्राइबल्स है उनके लिए यहाँ पे पसमंदा मुस्लिम वर्ड यूज किया जाता है। अब इंडिया में देखो कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही पुराना सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे इससे कोई भी नहीं बच पाया है। जितने भी रिलीजन्स हैं जो इंडिया में आए उन सब में कहीं पे आपको इन डेप्थ कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, तो कहीं पे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन कास्ट सिस्टम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पसमंदा मुस्लिम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ मेजर कम्युनिटीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक कम्युनिटी फेमस आपने सुनी होगी, अंसारी, ठीक है, तो जुलाही बोला जाता है इनको, ये अंसारी कम्युनिटी है। फिर जैसे आपने धोबी ये सुना होगा, इनके लिए हवारी वर्ड यूज होता है, ठीक है, धोबी, हवारी। फिर ऐसे लोहार, बदाई, इनके लिए सैफी वर्ड यूज होता है। फिर ऐसे फकीर होते हैं, इनके लिए अलवी वर्ड यूज होता है। हजाम होते हैं, इनके लिए सलमानी वर्ड यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो आपके पसमंदा में इंक्लूड होते हैं। इससे अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पसमंदा कम्युनिटीज आपको इंडिया में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, कि इंडिया के कौन से पार्ट में कितने पसमंदा अवेलेबल हैं। तो देखो हमारे देश में प्रॉपर एक कास्ट सेंसस तो हो नहीं रहा है अभी, तो कास्ट सेंसस ना होने की वजह से प्रेजेंट डे में एक्यूरेट नंबर बता पाना तो मुश्किल है कि कहाँ पे किस एरिया में कितने अवेलेबल हैं। लेकिन सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल जितने ओबीसी और एससी एसटी है मुस्लिम पॉपुलेशन में, उनमें से 40% पसमंदा है। लेकिन पसमंदा कैटेगरी के जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं वहां पे, उनका कहना यह है कि इतने फिगर से वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनके अकॉर्डिंग जो टोटल पसमंदा है वो लगभग 80 से 85% है टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे ये 80% रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, 80 to 85%, जबकि जो सच्चर कमेटी है उसने बोला है कि ओवरऑल यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका केवल 40% है। ओवरऑल पॉपुलेशन कौन सी वाली, जिनको ओबीसी और एससी एसटी के अंदर कंसीडर किया गया, उसका 40% यहाँ पे पसमंदा है। लेकिन इनका कहना है ये 80 से 85% है।
अब ये किस बेसिस पर बोलते हैं यहाँ पे कि 80 से 85% है, तो इनका कहना है 1871 में सेंसस कंडक्ट कराई गई थी। तो उस सेंसस में केवल 19%, केवल और केवल 19% जो मुस्लिम्स थे वो अपर कास्ट थे, बाकी 81% जो मुस्लिम थे वो लोअर कास्ट थे। तो उसके बाद तो इन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी तो और ज्यादा बड़ी ही है, तो ये फिगर ऊपर साइड जाना चाहिए, ये फिगर नीचे नहीं आ सकता है। इस बेसिस पे एक्टिविस्ट जो है वो क्लेम करते हैं कि ओवरऑल जो पसमंदा की पॉपुलेशन है वो ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन का 80 टू 85% है, जबकि सच्चर कमीशन का ऐसा मानना नहीं है। तो मुस्लिम्स में कास्ट सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से क्लासिफिकेशन है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्या इस्लाम कास्ट सिस्टम अलाउ करता है? क्या इस्लाम में एक नॉन एगेलिटेरियन सोसाइटी की बात आती है? तो आंसर है नो। इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम एगेलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। नॉट इवन इस्लाम, आप वर्ल्ड का कोई सा भी रिलीजन उठा के देखो, आप क्रिश्चियनिटी उठा के देखो, आप हिंदुइज्म उठा के देखो, तो हर एक रिलीजन के जो इथोस हैं उसमें यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे एगेलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करते हैं, सब इक्वालिटी की बात करते हैं। तो फिर ये कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कैसे होता है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंडिया की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हम मूव करते हैं वैदिक पीरियड पे। वैदिक पीरियड में हमारे यहाँ पे क्या होता है, वर्ण सिस्टम का कंसेप्ट आता है, जिसमें आपके 4 वर्ण बनाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। टाइम के साथ क्या होता है, ये जो वर्ण सिस्टम है इनके अंदर भी काम के बेसिस पे एक जो पर्टिकुलर लोग रहते हैं उनको उसी आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई किया जाने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोहे का काम कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी दे दी और अब उसके बाद जो उसकी अपकमिंग जनरेशन रहेंगी उसको बस उसी में एम्प्लॉय कर दिया कि वो लोहे का ही काम करेगा। कोई यहाँ पे टीचर है तो उसकी अपकमिंग जनरेशन सब टीचर ही बनेंगी। तो इस तरीके से पोस्ट वैदिक पीरियड में जो वो काम करते थे उसको फिक्स कर दिया और इसको ही हमने क्या बोला, कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें कर दी गई, तो इनको हमने क्या बोला, कास्ट सिस्टम। वहां से कास्ट सिस्टम का ओरिजिनेशन होता है। अब इनिशियल वैदिक या पोस्ट वैदिक टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी तो इंडिया में नहीं थी। मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया में एंट्रेंस कब होता है, तो 712 एडी में, जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में एंटर करता है तब पहली बार मुस्लिम्स यहाँ पे इंडिया में आते हैं। उसके बाद मुस्लिम रूलर्स आते जाते हैं, एस्टेब्लिश होते जाते हैं। अब हमारे देश में जैसा था कि कौन कैसा क्या काम कर रहा है, तो एक हमने बोला कि जो बहुत एकदम अच्छे काम कर रहे हैं नोबल प्रोफेशन में, जिनको नोबल सो कॉल्ड ये कंसीडर करते थे, तो उनको इनने बोल दिया अपर कास्ट, ठीक है। फिर कुछ मिडिल क्लास है जो थोड़े से क्लीन लेवल के काम करते थे, और फिर इन्होंने बोला अनटचेबल्स आएंगे जिनको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि ये लो लेवल के जो काम होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे ही 1712 में जब मुस्लिम्स की एंट्री होती है उसके बाद अलग अलग जो मुस्लिम रूलर्स एस्टेब्लिश होते जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुस्लिम रूलर्स का ओरिजिन क्या रहा है, कहाँ से वो आए हैं, फिर जो हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे तो हिंदुइज्म में जो अपर कास्ट में था और फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ तो वहां पे भी उसको अपर कास्ट में रखा गया। तो इस तरीके से इस्लाम में भी यहाँ पे क्या हुआ, कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया। तो मुस्लिम में अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम किस तरीके से है, तो यहाँ पे ब्रॉडली 3 कास्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है आपका अशरफ, ठीक है, फर्स्ट वन इज अशरफ। अशरफ को सबसे इलीट क्लास माना जाता है। ये नॉवेल्स कैटेगरी में आते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के जो नॉवेल्स हुआ करते थे तो ये नॉवेल और इलीट कैटेगरी में आते हैं। ये सबसे ज्यादा ऑनर पाने वाले लोग होते हैं, ये इनको ऑनरेबल वंस माना जाता है वहां पे। अब ये इनको क्यों मानते हैं, तो जो इस्लामिक होमलैंड है जहाँ पे बेसिकली इस्लाम का ओरिजिन हुआ, जैसे अरब वर्ल्ड, ठीक है, मक्का मदीना आपको वहीं देखने को मिलेगा, पर्शिया ईरान वाला पार्ट हो जाएगा, फिर आपका टर्की अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ से जो लोग आए हैं, है ना, इन जो अपना ओरिजिन यहाँ से मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो डिसेंडेंट्स हैं वो यहाँ से बिलोंग करते थे, तो उन सबको यहाँ पे अपर कास्ट में डाला गया। इसके अलावा जैसा मैंने बताया हिंदुइज्म से जो लोग कन्वर्ट होके इस्लाम में आए, तो अगर हिंदुइज्म में अपर कास्ट में थे जैसे राजपूत थे, गौर थे, त्यागी थे, तो वो वहां से कन्वर्ट होके अगर इस्लाम में आए तो उनको भी यहाँ पे अशरफ कैटेगरी में डाला गया। तो अशरफ में कौन आएंगे, आपके सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये सारे लोग आपके अशरफ में आ जाएंगे।
सेकंड, इफ वी मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ पे सेकंड आपका आता है अजलफ। अशरफ के बाद आपका आता है अजलफ। अजलफ इज बैकवर्ड मुस्लिम, ठीक है, ये बैकवर्ड मुस्लिम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो हिंदुइज्म में एक कंसेप्ट आ जाता है अपर क्लास वाला, ठीक है, तो जैसे हमने बोल दिया ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के बाद दूसरा क्या है, क्षत्रिय, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये क्षत्रिय क्लास का आ गया, ठीक है, या वैश्य क्लास का आ गया यहाँ पे, तो ये बैकवर्ड मुस्लिम आ गए। अब यहाँ पे इनको मिडिल कास्ट बोला जाता है, ठीक है, ये मिडिल कास्ट मुस्लिम्स रहेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो काम करते हैं वो थोड़े से क्लीन कैटेगरी के माने जाते हैं, जैसे इसमें मोमिन्स या जुलाहा, ठीक है, जो वीविंग का काम करते हैं। इसके बाद दर्जी और इद्रिस जो टेलर होते हैं यहाँ पे। फिर रईस और कुंजारस जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं। और फिर थर्ड कैटेगरी आती है आपकी अर्जल। अर्जल मतलब दलित मुस्लिम। इनको मोस्टली अनटचेबल ही माना जाता था उस टाइम पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली तो हमने इनको रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है, एक्सक्लूडेड करके ही रखते थे। पहली बार इनको रिकॉर्ड किया गया कब, तो 1901 की जब सेंसस हुई उसमें फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया। इनको सबसे लोवेस्ट लेवल पे कंसीडर किया जाता है और इसको एक अनटचेबल कास्ट माना जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो हल्लाखोर, हियलास और लाल वेगीज और भंगीस, ठीक है, जिनको स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है जो आपके सीवेज साफ करते हैं, इन सब में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उस कैटेगरी के लोग यहाँ पे आ गए। फिर इसके बाद वॉशरमैन, कपड़े धोने का जो काम करते हैं तो धोबी, जो फिर बाल काटने का काम करते हैं तो नाई, हजाम, ये। फिर इसके बाद बचर्स और फिर इसके बाद फकीर जो बेगर्स हो जाते, तो इन सबको अर्जल कैटेगरी में डाला गया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को जो राजेंद्र सच्चर कमेटी बनी थी आपकी 2005 में, वो भी इसको एक्सेप्ट करती है। सच्चर कमेटी ने भी यही चीज बोली है कि जो मुस्लिम्स हैं हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 2005 में यहाँ पे सच्चर कमेटी ये बनी थी, तो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन लेवल पे उन्होंने एनालिसिस किया था और उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे सबसे ऊपर है अशरफ, जिनमें किसी भी तरीके की सोशल डिसेबिलिटी नहीं है। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पे अजलफ, जो हिंदू ओबीसीज के पैरेलल है, मतलब जैसे हिंदूज में बैकवर्ड है वैसे ही यहाँ पे अजलफ जो है आप उनको मुस्लिम ओबीसी बोल सकते हो। और फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं अर्जल, जो हिंदुइज्म से अगर हम कंपेयर करें तो हिंदुइज्म में जो एससी का कंसेप्ट है तो वही अर्जल यहाँ पे मुस्लिम एससी आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। खैर यहाँ पे अभी दलित का स्टेटस दिया नहीं गया है, ना उनको शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया है, लेकिन एक कंपैरिजन करने वाली अगर हम बात बोले तो जैसे ये यहाँ पे हिंदू एससी हो गए, ऐसे ही कंपैरेटिवली मुस्लिम में जो एससी लेवल पे आएंगे उनको हमने यहाँ पे अर्जल्स बोल दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इस्लाम है उसमें डिवीजन हुआ। अब पसमंदा मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो ये अशरफ है, ठीक है, जो ये अशरफ है, तो अशरफ कम्युनिटी जो थी वो सालों से यहाँ पे जो नीचे वाले जो थे अजलफ और अर्जल, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते चले आए। सालों से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते चले आए। इनको जो सोशल जस्टिस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इनको जो इक्वालिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इनको जो एजुकेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए थी वो कभी नहीं मिला, जो सोशल स्टेटस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो यहाँ पे जब आपका मंडल कमीशन आता है, ठीक है, मंडल कमीशन आता है, तो फिर उसके बाद जब ओबीसी का कंसेप्ट आपका आता है मंडल कमीशन में, तो जो मुस्लिम लोग हैं उनके अंदर भी फिर इस तरीके की डिमांड्स उठने लगती हैं कि जो मुस्लिम के अंदर बैकवर्ड है, अब दे आर यहाँ पे, ये अपने आप को सो कॉल्ड यहाँ पे एलीट क्लास बोलते, तो इनने बोला यहाँ पे जो बैकवर्ड है अब एटलीस्ट उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलने चाहिए। तो उस टाइम पे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है बहुत तेजी में। तो क्या ये 90s के अराउंड ही मूवमेंट हुआ है, तो आंसर है नो। ये जो मूवमेंट है ये बहुत पुराना मूवमेंट चला आ रहा है, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली ये जो पसमंदा और इस टाइप का जो टर्म्स यूज होते हैं ये आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा न्यूज में हाईलाइट हुए 90s के एरा में, लेकिन मूवमेंट बहुत पुराना है। ये आजादी के पहले से चला आ रहा है, ये एक प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, उस टाइम पे दो जुलाहा या फिर जो वीवर कैटेगरी में आते हैं, तो दो लीडर्स थे, एक आपका अब्दुल कय्यूम अंसारी और दूसरे मौलाना अली हुसैन असिम बिहारी, ठीक है। तो अब्दुल कय्यूम अंसारी और मौलाना अली हुसैन असिम बिहारी, इन दोनों ने प्री इंडिपेंडेंस एरा में और टू बी प्रिसाइज 1910 के अराउंड वहां पे जो मुस्लिम लीग है उनका अपोज करना स्टार्ट किया।
मुस्लिम लीग का अपोज क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मुस्लिम लीग कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही थी और मुस्लिम लीग अपने आप को बोलती थी कि हम जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, आप सारे के सारे मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, हम आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते, और आप जो ये कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की, इसके भी हम फेवर में नहीं है। इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी, तो वहां पे कॉलोनियल रूल को भी इन्होंने अपोज किया, और जो यहाँ पे ब्रिटिश रूल चला आ रहा था उसको इन्होंने अपोज किया, और यहाँ पे जो मुस्लिम लीग की फाइट चल रही थी तो उसको भी इन्होंने अपोज किया। तो ये एंटी कॉलोनियल और एंटी मुस्लिम लीग मूवमेंट जैसा स्टार्ट हुआ 1910 में। उस टाइम पे और भी कुछ फेमस लीडर्स थे, जैसे मौलाना अतीकुर रहमान अरबी, ये एक मंसूरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और मियां अब्दुल मलिक तानापुरी, ये रईन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इन सबने मिलके वहां पे ये मूवमेंट चलाया। अब ये जो मूवमेंट था ये किसी भी तरीके का रिवॉल्ट नहीं था, ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था कि इस्लाम के अंदर ही थोड़ा सा रिफॉर्म लाने के लिए, जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था कास्ट बेसिस पे अलग अलग कम्युनिटी से, तो उसमें रिफॉर्म लाने के लिए ये इस तरीके का ग्रुप बनाया गया। इसने कोई रिवॉल्ट नहीं किया, ये केवल एक प्रेशर ग्रुप जैसा रहा कि हाँ, जो दूसरे साइड कम्युनिटीज हैं जैसे मुस्लिम लीग वगैरह, उन पे प्रेशर डालने के लिए काम किया गया, ताकि जो लोअर साइड पे जो कम्युनिटीज है उनका एक अपवर्ड मूवमेंट हो सके। लेकिन एक्चुअल में इस मूवमेंट को पेस कब मिला? तो जैसा मैंने बताया, मंडल कमीशन आने के बाद। मंडल कमीशन आने के बाद क्या होता है, तो उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका सेट हो जाता है कि 1980s में एक ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। ठीक है, ऑल इंडिया ओबीसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है महाराष्ट्र में, जो पसमंदा राइट की बात करते हैं। उस टाइम पे बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं दिलीप कुमार, ये पठान कम्युनिटी से आते हैं, और हमने पीछे ही देखा सैयद शेख मुगल पठान ये किस में आते, अशरफ कम्युनिटी से। तो यहाँ पे इनको दिलीप कुमार का सपोर्ट मिलता है और ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका मंडल कमीशन आता है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट होती है, और उसी टाइम पे दो ऑर्गेनाइजेशन इनकी और बनती है। पहला तो ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, इसको डॉक्टर एजाज अली बनाते हैं, और दूसरा हमने पहले देखा था अली अनवर की पसमंदा मुस्लिम महज। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आती हैं और इसी तरीके के जो है डिमांड्स करने लगती है कि पसमंदा के राइट मिलने चाहिए, और ये सब तब से ये जो डिमांड है वो और ज्यादा हैवी हो जाती है। फिर अली अनवर का कहना है कि उन्होंने एक बुक लिखी मसावत की जंग, ठीक है, मसावत की जंग, दैट इज फाइट फॉर इक्वालिटी। इस बुक को 2000 में पब्लिश किया गया। यहाँ पे इन्होंने बताया कि अब जो हमारा मूवमेंट है वो केवल रिजर्वेशन पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। पहले ये क्या कर रहे थे, ओबीसी रिजर्वेशन डिमांड कर रहे थे और एससी में इंक्लूड करने की बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब इन्होंने बोला कि हमारा जो मूवमेंट है वो केवल रिजर्वेशन तक लिमिटेड नहीं है, इट इज बियॉन्ड रिजर्वेशन। तो बियॉन्ड रिजर्वेशन में क्या क्या आ जाएगा, तो ये फोकस कर रहे हैं कल्चर पर, सोशल रिफॉर्म पर, ठीक है, और एक नई आइडेंटिटी अपनी बनानी है इनको, ठीक है, तो उसकी इन्हें नीड है, उस पर ये फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो पसमंदा मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ। अब जब से पसमंदा मूवमेंट चला आ रहा है तो टाइम के साथ इन लोगों की क्या क्या डिमांड्स रही हैं। तो पसमंदा का जैसा हमने बोला कि जो कम्युनिटीज है, तो मेजर जो कम्युनिटी है उसमें कौन कौन सी आ गई आपकी, तो सबसे ऊपर अशरफ आ गई। तो मतलब आप ये समझ लो जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो सबसे पहले उसका फायदा कौन उठा लेता होगा, यहाँ पे अशरफ। दूसरा क्या है, अशरफ लोग सोशली भी यहाँ पे आप बात कर सकते हो, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली हर तरीके से बढ़िया कंडीशन में यहाँ पे। तो जैसे मान के चलो यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तो अर्जल कम्युनिटी वाला क्या है, तो अर्जल कम्युनिटी वाला किसी छोटे मोटे स्कूल से पढ़ के आया होगा गांव लेवल पे, उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिली जो यहाँ पे अशरफ को मिली होंगी, ठीक है, तो अशरफ कम्युनिटी वाले को कंपेरेटिवली फैसिलिटीज अच्छी मिली होंगी। तो अब दोनों सेम लेवल पे क्या एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों के लिए फेयर कंपटीशन है, तो नो, बिल्कुल भी नहीं है। इसके कंपटीशन निकालने के चांसेस ज्यादा है। हो सकता है इसने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा होगा, कोई पर्सनल ट्यूटर के साथ ये गाइडेंस ले रहा होगा, तो इसके सारे डाउट्स हो सकता है क्लियर हो, और इसके यूपीएससी एग्जाम निकालने के यहाँ पे चांसेस ज्यादा हो सकते, और यही सालों से होता आया है। इसीलिए जो अशरफ कम्युनिटी है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो जॉब्स में या लेजिस्लेचर में या जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस होती है वहां पे ज्यादा है, या इवन जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी ने ही बनाई है, तो वहां पे उनका मैनेजमेंट,
जो है वो अशरफ कम्युनिटी के द्वारा ही होल्ड किया जा रहा है पूरे तरीके से। तो इनकी डिमांड है कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जॉब्स में, लेजिस्लेचर में, गवर्नमेंट रन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, और इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी के द्वारा चलाई जा रही है उन सब में इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ कैसे सकता है, तो आप एक तरीके से रिजर्वेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की डिमांड की जा रही है ताकि यहाँ पे जो भी कम्युनिटीज हैं उनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। तो पहला तो ये रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में। दूसरा, आपने हमने स्टार्टिंग में देखा जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि पसमानदा मुस्लिम कैसे कौन से पार्ट में कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि कोई कास्ट सेंसस ना होने की वजह से हमें पता ही नहीं है कि किस एरिया में कितने पसमानदा मुस्लिम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सच्चर कमेटी ने बोला 40% है, एक्टिविस्ट बोल रहे हैं 80% है। तो यहाँ पे एक ये कंटेंशन बनी हुई है, दोनों अपना अपना डेटा बता रहे हैं, और वहां पे बेटर सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक कास्ट सेंसस कंडक्ट करा देते। तो यही इनकी दूसरी डिमांड है कि आप एक हमारे लिए कास्ट सेंसस कंडक्ट कराइए। तीसरा डिमांड इनका क्या है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो अभी प्रेजेंट रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। रीस्ट्रक्चर के लिए इन्होंने सजेशन क्या दिया है, तो इन्होंने बिहार मॉडल का सजेशन दिया है। इन्होंने बोला कि जैसे बिहार में भी ओबीसी जो है 27% रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ओबीसी के अंदर इन्होंने एक सब कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि जो मोस्ट बैकवर्ड यहाँ पे मुस्लिम्स हैं उनको एमबीसी कैटेगरी में एक अलग से कैटेगरी इन्होंने बनाई है, मोस्ट बैकवर्ड मुस्लिम कास्ट, और उसमें यहाँ पे इनको डाल रखा है। तो इनका वही है कि रिजर्वेशन सिस्टम का जो है रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आर्टिसंस हैं पसमानदा कैटेगरी के, जो क्राफ्ट पर्सन हैं और जो एग्रीकल्चर लेबरर है वहां पे, इन सबको स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साइड से यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। अब सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि केवल फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, आप स्किल्स भी दे सकते हो, है ना। तो हर टाइप से मैन पावर, कैपेसिटी बिल्डिंग और फाइनेंशियल तो फिर है ही, तो इस तरीके से इनको सपोर्ट प्रोवाइड हो। 2014 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसके पहले जो पसमानदा है इन्होंने डिमांड किया था कि जो दलित मुस्लिम हैं उनको एससी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। ये जो डिमांड है ये अभी अपने जोरों शोरों पे चल रही है, क्योंकि दलित मुस्लिम्स और जो दलित क्रिश्चियंस है ये दोनों अभी डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे कि दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन दोनों को यहाँ पे एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, और बाकायदा इसमें सुप्रीम कोर्ट पे डिबेट भी चल रही है। ठीक है, कुछ दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है तो ये वाला टॉपिक भी आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी प्रेजेंट में जैसे आपको ये तो पढ़ना ही चाहिए कि दलित का क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को एससी में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो अभी आप रिवाइज कर ही सकते हो। तो एक आपको ये पढ़ना, और इन फ्यूचर अगर कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो दलित मुस्लिम, है ना, और यहाँ पे इनको इंक्लूड करना है या नहीं, एससी क्या बोलता है वो देखेंगे, तो फिर यहाँ पे ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, बैक टू टॉपिक। तो 2014 में इन्होंने क्या डिमांड किया था कि जो दलित मुस्लिम है उनको भी एसटी लिस्ट में इंक्लूड करना है, और दूसरा ओबीसी जो कोटा है उसको रीडिजाइन करना है। रीडिजाइन कैसे करना है, तो वही बिहार मॉडल पे कि अभी आपने टोटल केवल 27% ओबीसी यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है, तो उसको सब कैटेगराइज कर दो, मतलब ओबीसी के अंदर भी फिर आप एक लेयर बनाओ, किस नाम से, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी। ठीक है, सेंटर और स्टेट लेवल पे। और फिर आपने इन्होंने बोला है कि जितने भी मोस्ट बैकवर्ड जो हिंदूज हैं और जो मोस्ट बैकवर्ड मुस्लिम्स है उनको इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में रख दो। सब कैटेगराइजेशन के लिए कुछ हो रहा है क्या ओबीसी के, तो यस, जस्टिस रोहिणी कमीशन बना है, और अभी रिसेंट में हिंदू में न्यूज आई भी थी कि जैन 30 तक की उनकी डेडलाइन है रिपोर्ट सबमिट करने की। तो मे बी जस्टिस रोहिणी कमीशन की अभी रिपोर्ट आ जाएगी, तो हो सकता है उसके बाद ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन हो भी जाए। तो ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन ये भी आपका यूपीएससी का एक टॉपिक बनता है। अब पसमानदा मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या दिया गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो हमें आंसर में लिखना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंगल पे अगर हम जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1915 क्या बोलता है, तो यहाँ पे जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे शेड्यूल कास्ट ऑर्डर लाया गया था, तो उस टाइम पे शेड्यूल कास्ट का स्टेटस केवल और केवल हिंदू कम्युनिटीज को ही दिया गया था, कि हिंदू के अंदर ही केवल ऐसी कैटेगरी होगी, बाकी किसी भी रिलीजन पे ये एप्लीकेबल नहीं था।
बाद में अलग अलग लेवल पे प्रोटेस्ट हुए। तो 1956 में इसमें सिख कम्युनिटी को इंक्लूड कर लिया गया इस ऑर्डर को अमेंड करके, और 1990 में इसमें बुद्धिज्म को यहाँ पे जो है इंक्लूड कर लिया गया। तो अभी प्रेजेंट में जो एससी स्टेटस है वो केवल 3 कम्युनिटीज को मिलता है, हिंदू, सिख और बुद्धिज्म। अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो मुस्लिम और क्रिश्चियन ये दोनों इसको डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मंडल कमीशन ने यहाँ पे मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर जितने भी नॉन अशरफ थे, अजलफ थे और अर्जल थे, इन सबको ओबीसी कैटेगरी में ला दिया गया। तो दूसरा प्रोटेक्शन इनको क्या मिला है कि रिजर्वेशन का फायदा मिल गया। ठीक है, रिजर्वेशन का यहाँ पे फायदा मिल रहा है ओबीसी का। अभी एससी स्टेटस नहीं मिला है, लेकिन हाँ ओबीसी रिजर्वेशन मिल रहा है। जस्टिस रंगनाथन मिश्रा कमीशन बनाया गया था, तो उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज है, ठीक है, वहां पे सब में कास्ट सिस्टम एप्लीकेबल है। कहीं ना कहीं जितनी भी कम्युनिटीज है सबको कास्ट सिस्टम ने इम्पैक्ट करके रखा है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, वहां पे भी कास्ट सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे ही पहले से कौन कौन से राइट्स दिए, तो फंडामेंटल राइट्स की तरफ हम मूव करेंगे। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 30 ये आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं, किसके, माइनॉरिटीज के। और मुस्लिम हमारे देश में क्या है, माइनॉरिटी है। मुस्लिम, आपका बुद्धिस्ट, जैन, इन सबको माइनॉरिटी का स्टेटस दे रखा है। तो माइनॉरिटी के राइट्स को, कल्चरल और एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल नंबर 29 और 30 लाया गया। 29 क्या बोलता है, तो जैसे इनकी जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये 29 में लिखा हुआ है। 30th में क्या लिखा हुआ है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम स्टेट का रहेगा। तो ऐसे कल्चरल और एजुकेशन राइट्स माइनॉरिटी के प्रोटेक्ट हो, वो ऑलरेडी आर्टिकल 29 और 30 में लिखा हुआ है। तो पसमंदा जो मुस्लिम्स है उनको इसके अंदर भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसके बाद हमने बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल ऐड किया था, डेट इज आर्टिकल नंबर 350 बी। इसमें हमने बोला था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, और ये ऑफिसर को अपॉइंट करने का काम किसका रहेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेगा माइनॉरिटी जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं उनके लिए, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। इसका काम क्या रहेगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को पूरे तरीके से प्रोटेक्शन दिलाना। तो ये यहाँ पे एक और क्लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जो कहीं ना कहीं पे जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं या जो पसमंदा ये मुस्लिम्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था जिसमें हमने पसमंदा मुस्लिम के बारे में इन डेप्थ यहाँ पे डिस्कस किया। अब ये आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं कि जैसे आपका स्टेटमेंट आ गया, पसमंदा मीन्स नो वन लीव बिहाइंड। ठीक है, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हु आर पसमंदा ऐसे लिख दिया और फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो वो भी, और वो 1 2 1 2 3 उस टाइप के ऑप्शन आते हैं, वैसे भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मीन्स में माइनॉरिटी राइट्स के परस्पेक्टिव से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।